हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास का पार्ट 2 सीरीज करने जा रहे हैं। जीन पियाजे टॉपिक है हमारा। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आपसे जीन पियाजे के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1 सीरीज में, ठीक है, जो कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे देख ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें हमने क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 1 में जीन पियाजे के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने बात किया था स्कीमा, जो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस जिससे आते हैं, यानी कि ढांचा। साथ ही साथ स्कीमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि हमारा इक्विलिब्रेशन हो गया, संतुलन। फिर डिसइक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि कहाँ पे होता है डिसइक्विलिब्रेशन और संतुलन। इसके अलावा हमने किया था एसिमिलेशन के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हमने बात किए हुए थे, कुछ इनके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। आज हम उसी वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं और इन चीजों को रिलेट करते हुए जो हमारे एग्जाम्स में जिस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ये हम करेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरह से हमने किया था। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है आत्मसात के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में। आज एक बार हम लोग इनको रिलेट करते हुए देखते हैं चीजों को। चलिए, जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी में उन्होंने 4 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। अब ये 4 चीजें क्या क्या है? ये है हमारी 4 चीजें। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता। मैच्योरिटी के बारे में आपको पता है, जो कि टाइम टू टाइम ये क्या होता है, हमारा टाइम टू टाइम अनफोल्ड होता रहता है। अब इन्होंने क्या बात करी इसके बारे में? इनके हिसाब से कहना है कि आप जो है बच्चों के मैच्योरिटी के हिसाब से, बच्चों का जो मैच्योरिटी होता है वो स्टेजेस में होता है और वो अनफोल्ड होता रहता है। तो आपको उस हिसाब से ही काम करना है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। लेट सपोज जैसे कि हम शुरू के बच्चों को अल्फाबेट्स के बारे में सिखाते हैं, धीरे धीरे जब उनके अल्फाबेट्स का नॉलेज होने लगता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, लेटर्स फॉर्मेशंस के बारे में बताते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हम क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि हम जो है बच्चों को मैच्योरिटी, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ है, उनका कॉग्निशन किस हिसाब से मैच्योर है, संज्ञान की कितनी समझ है, उस हिसाब से हमें काम करनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल जैसे कि इस चीज का ही ले लेते। पहले हम बच्चों को 1 2 के बारे में बताते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये इनका ज्ञान हो जाता है बच्चों को अच्छी तरीके से, तो फिर हम उनको वंस और टेंस के बारे में बताते हैं। फिर वहां से फिर हम बताते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बारे में बताते हैं। तो ये है हमारा कि हम जो है टाइम टू टाइम बच्चों के संज्ञान के हिसाब से, उनका कॉग्निशन किस हिसाब से, किस टाइम पे जो है सो डेवलप्ड हो रहा है, उस हिसाब से हमें चीजों को समझाना है। अगर हम उनको उनके लेवल से काफी हाई चले जाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जीन पियाजे के हिसाब से मैच्योरिटी को उन्होंने बहुत ज्यादा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में यानी संज्ञानात्मक विकास में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उनमें से एक इंपॉर्टेंट जो है हमारा वो मैच्योरिटी है, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा है एक्सपीरियंस यानी कि एक्टिविटी को आपको बहुत ज्यादा जो है ध्यान देना है। एक्सपीरियंस एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ कि आपके जो है यहाँ पे आप बच्चों को कुछ भी करा रहे हैं तो वो एक्टिविटीज के थ्रू करवाइए, एक्सपेरिमेंट्स करवाइए। एक्टिविटी हो गया, प्रयोग करवाइए बच्चों को। जैसे आप अगर कुछ भी काम उन्हें सिखा रहे हैं किसी चीज के बारे में, जैसे लेट सपोज कि आप बच्चों को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव चीजों के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, तो आप उन्हें चीजों के साथ, एक्टिविटीज के साथ में करवाइए। जब आप एक्टिविटीज के साथ में करवाएंगे, बच्चे जब एक्टिवली इंगेज होंगे तो वो ज्यादा उन्हें समझ आएगा, ठीक है। एंगेजमेंट को ज्यादा उन्होंने तवज्जो दिया है, राइट। तीसरी चीज उन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंस दिया है कि सोशल इंटरेक्ट, बच्चे जब एक दूसरे के साथ में, समाज के साथ में संपर्क में आते हैं तो वहां से उन्हें बहुत सारी चीजें जो है सीखने को मिलती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस उन्हें मिलते हैं, यहाँ से एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं बहुत सारा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, या हम भी होते हैं, तो हम कभी कभी लोगों के साथ में इंटरेक्ट करके एक दूसरे के साथ जब संपर्क में रहते हैं तो वहां से हमें बहुत चीजें सीखने को मिल जाती है। तो यही है हमारा सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरेक्शन, जिसको जीन पियाजे ने इम्पोर्टेंस दी हुई है। फिर है हमारा इक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट, संतुलन के कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसके बारे में आपने पढ़ा था कि जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, बच्चों में जो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है वो जो होता है, वहां पे स्कीमा का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि उनके दिमाग में किसी चीज को जब वो सीखते हैं या समझते हैं तो वहां क्या होता है, उनके स्कीमा में एक या ढांचे में उनकी रूपरेखा, एक इमेजेस तैयार हो जाती है, जिससे जो है उनको चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी होती है। वहीं पे आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ था चीजों को, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन को, राइट। अब अगर आप इन चीजों में देखेंगे, इक्विलिब्रेशन को हम एक बार फिर से देखेंगे इनको अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस दिया जाता है। अब इन 4 चीजों को इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। इन चीजों में अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है तो वो है, उन्होंने लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। इंपॉर्टेंस दिया है लैंग्वेज को, बोला है कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बट अगर 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जीन पियाजे के हिसाब से, तो मैच्योरिटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉग्निशन डेवलपमेंट के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, क्योंकि मैच्योरिटी के हिसाब से बच्चों में जो है संज्ञान की समझ आती है, संज्ञान का विकास होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा एक्सपीरियंसेस या एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के कॉग्निशन डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट में, क्योंकि एक्सपीरियंसेस के साथ एक्टिविटीज जब बच्चे एक्टिवली एंगेज होते हैं तो वहां वो ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज के साथ में बच्चे जो हैं आपस में जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के साथ जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंसेस के थ्रू या फिर बहुत सारी चीजें एक दूसरे से सीखने को मिल जाती है। इक्विलिब्रेशन को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है। अगर इन सब में से आपसे क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे किस चीज को नहीं दिया गया, तो यहाँ पे लैंग्वेज को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना है। ठीक है, चलिए अब इक्विलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट्स में संतुलन का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में, फिर एक इन शॉर्ट एक बार हम डिस्कस कर ही लेते हैं। इक्विलिब्रेशन के कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको बताया था कि जब बच्चों में स्कीमा जो होता है, वो स्कीमा यानी कि ढांचा, ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो है वो जन्म से लेकर के, जब वो जन्म लेते हैं तब से लेके 15 साल तक ये जो स्कीमा है ये डेवलप्ड होता रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चों को आप कुछ पढ़ाते हैं, कुछ नई चीज बताते हैं, तो उसकी जो इमेज होती है, उसकी जो रूपरेखा होती है, वो उसके दिमाग में जो है उस बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों का दिमाग जो होता है, नई चीजें समझ ली उन्होंने, उनके दिमाग में बैठ गया है, यहाँ पे हो गया इक्विलिब्रेशन। अब ये इक्विलिब्रेशन के प्रोसेस में 2 चीजें होती है, एक होता है हमारा अडेप्टेशन और दूसरा आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अडेप्टेशन में क्या होता है कि अडेप्टेशन आपके जो होता है जिसमें कि आप नई चीजें, कुछ भी आपके दिमाग में स्कीमा, कोई नई चीज आपको सिखाने को मिल रही है, वहां आप जो है नई चीजें सीखने के क्रम में आप क्या कर रहे हैं, उसको अडेप्ट कर रहे हैं अपने दिमाग में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि आप किसी चीज को जब अपने स्कीमा में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहां पे कैसे करेंगे, आप व्यवस्थित तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही प्रॉपरली मैनर्ड वे में चीजें जो है आपके दिमाग में ऑर्गेनाइज होंगी। कुछ भी जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको पता है रिलेशंस के बारे में, लेट सपोज बच्चों को दिमाग में समझ है कि ये मेरे दादा हैं, ये मेरे दादी हैं, तो उन्हें पता नहीं है, शुरू से उन्हें उनके बारे में, रिलेशंस के बारे में पता नहीं है, ये चीजें उनके स्कीमा में डेवलप्ड हुई है, हमने उसको बताया। उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे अडेप्ट किया है कि अच्छा ये चीजें, ये मेरे फैमिली मेंबर है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे दादी हैं, और उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, संगठित किया हुआ है व्यवस्थित तरीके से। अब ये जो अडेप्टेशन का प्रोसेस होता है, इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक हमारा होता है एसिमिलेशन और दूसरा होता है अडेप्टेशन। एसिमिलेशन यानी आत्मसात, और दूसरा हो गया हमारा अकोमोडेशन, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है,
अकोमोडेशन यानी कि संयोजन। पीडीएफ्स में मैं इसको सही करके दे दूंगी, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है, जब आपका एग्जिस्टिंग स्कीमा जो भी है हमारा, जब हम इस एग्जिस्टिंग स्कीमा में कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करते हैं, ठीक है। मतलब जो चीजें हम जान रहे हैं पहले से, उसी में कुछ नई इंफॉर्मेशन हमने ऐड किया है। मैंने आपको एग्जांपल्स के तौर पे बताया हुआ था कि जब हमने ए फॉर एप्पल के बारे में बच्चों को बताया, उन्होंने अपने स्कीमा में इस चीज को जो है ऐड कर लिया, बट स्कीमा में ऐड करने के साथ साथ आपने उसको बाद में ये भी बताया कि ए फॉर एरोप्लेन भी होता है और ए फॉर एंट भी होता है। तो जो नई चीजें आपने बताई वो उसके एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही उन्होंने इस चीज को ऐड कर लिया है। ये होता है आत्मसातीकरण, आत्मसात करना, एसिमिलेट करना, ठीक है। कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास पहले से था, ए फॉर एप्पल का ज्ञान उनको पहले से हो चुका था, उनके स्कीमा में ये चीजें फिट हो गई थी, इसमें उन्होंने नए इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया है। अकोमोडेशन क्या होता है, यहाँ पे वो जो है अपने स्कीमा में क्या करते हैं, नई चीजों को, 1 सेकेंड, अपने स्कीमा में यहाँ पे जो है नई इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई एडजस्ट करते हैं, जो भी आप कहिए। जो नई स्कीमा है ऑलरेडी उनके पास में, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि जब आप बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो उन्हें इतना कॉन्सेप्ट आपने बताने टाइम में ये बताया था कि बर्ड्स जो होती हैं उनके पास विंग्स होती हैं और वो फ्लाई करते हैं, पंख होते हैं, पंखों से वो उड़ते हैं, ठीक है। लेकिन उनके स्कीमा में उस टाइम पे ये तो चीजें डेवलप्ड हो चुकी थी कि बर्ड्स जो भी हैं वो फ्लाई कर रही हैं, उनके पास में विंग्स होते हैं। पर अब आपने उनको कुछ पेंगुइन दिखाया, ऑस्ट्रिच दिखाया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये तो बर्ड्स हैं, ये फ्लाई करती हैं। बट आपने उस टाइम पे उनको एक नया कॉन्सेप्ट बताया कि बेटा ये जो बर्ड्स हैं, ये बर्ड्स तो हैं बट ये फ्लाई नहीं करती है। यहाँ पे क्या हुआ, उनके दिमाग में जो है डिसइक्विलिब्रेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, वो असंतुलित हो गया, क्योंकि उन्हें एक नया कॉन्सेप्ट सुनने को मिला है, नई चीजें जानने को मिला है। तो यानी उनका दिमाग यहाँ पे क्या हो गया, असंतुलित हो चुका है, कंफ्यूज्ड हो चुका है। फिर जब आपने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया तो उन्होंने अपने स्कीमा में, अपने ढांचे में नई इंफॉर्मेशन को एडजस्ट किया है, मॉडिफाई किया है कि अच्छा कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती होंगी जो कि उड़ नहीं सकती हैं, ठीक है। यही जो प्रोसेस है हमारा, वो है हमारा अकोमोडेशन का। तो ये चीजें मैं दोबारा एक बार मैंने एक्सप्लेन कर दी है, दोबारा मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपके एग्जाम्स में कई तरह के क्वेश्चंस इनसे मिलने को, देखने को मिल जाता है, तो इसलिए आपको इजीली हो जो है ये होगा। चलिए अब हम जानने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या हैं जीन पियाजे के हिसाब से। तो जीन पियाजे के हिसाब से उन्होंने डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में जो है बांट रखा है। पहला है हमारा सेंसरी मोटर, ठीक है, ये इसमें हमारा सेंसेस प्लस मोटर जो होता है वो इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये बर्थ से 2 इयर्स तक चलता है। फिर है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें 2 से 7 साल तक ये चलता है, पूर्व परिचालन जिसको हम कहते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल तक के लिए होता है। और फिर है हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 साल तक के लिए ये होता है। इनके एजेस के हिसाब से भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, और ये जो होते हैं ये क्रम में है, ठीक है। पहले सेंसरी मोटर स्टेज होगा, उसके बाद प्री ऑपरेशनल ही होगा, फिर कंक्रीट होगा, उसके बाद फॉर्मल होगा। तो ये चीजें आपको जानना इंपॉर्टेंट है, इनको आप उलट पुलट नहीं कर सकते हैं, हर का अपना एज है। बर्थ टू 2 इयर्स हो गया सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल 2 to 7 इयर्स, कंक्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 से 15। चलिए अब 1 by 1 इनको हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं। चलिए सेंसरी मोटर मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे हमारे सेंसेस यानी कि इंद्रियां और मोटर
दोनों जो है मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी गतिविधियां, ये दोनों हमारे जो हैं इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि बच्चे जो होते हैं ये किस तरह से सीखते हैं, शुरुआती के बर्थ से 2 साल में जो चीजों को सीखते हैं वो इस तरीके से अपने सेंसेस, अपने इंद्रियां जो होती हैं हमारी उनसे, और उनके साथ में मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और उनसे वो सीखते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि चाइल्ड के जो बच्चों के जो होते हैं लर्निंग जो उनकी होती है वो उनके आईज, हैंड्स, ईयर्स, जो भी हमारे सेंसेस है उनके ऑर्गन्स के थ्रू होता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो कोई चीज उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनको देखते हैं पहले अच्छी तरीके से, फिर वो उसको उठाएंगे, टच करेंगे। तो इन चीजों के साथ, या फिर कोई चीज की आवाज आ रही है तो वो उनको सुनने की कोशिश करेंगे। तो उनके जो सेंसेस होते हैं उनके थ्रू वो करते हैं, साथ ही साथ उनके मोटर एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज को जो है हम कई नामों से जानते हैं, जैसे गत्यात्मक अवस्था, इसके अलावा हम इंद्रियात्मक कहते हैं अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। तो कई नामों से हम इसे जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर बच्चे जो हैं इस एजेस में आपने देखा होगा बच्चे जो हैं वो डेफर्ड इमिटेशन होता है, मतलब वो नकल करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं। अपने पेरेंट्स हो गए या उनके साथ के जो भी लोग हैं वो उनको नकल करके ज्यादा चीजें सीखते हैं। ठीक है, साथ ही ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है। छोटे बच्चों में आप देखेंगे कि शुरुआत के तौर में कि जब आप कोई टॉयज उनको देते हैं या कोई सामान उनको देते हैं और वो उसको ले रहे हैं, लेट्स सपोज आपको उनको उनसे छिपाना है, तो जब आप छोटे बच्चे जो होंगे, बहुत ही छोटे बच्चे 1 साल के या 1 से थोड़ा सा आप कह लीजिए, तो उन बच्चों को जब आप वो टॉयज दे रहे हैं या कोई भी ऐसी चीजें जो आपको लग रहा है नुकसान देने वाली है, तो वो आप उनको छिपा देते हैं। और वो जो बच्चे होते हैं वो उनको भूल भी जाते हैं, क्योंकि जो चीजें उनके दिमाग से चली गई, जो उनके नजर से चली गई, वो उनके दिमाग से भी चली जाती है। आउट ऑफ साइट आप कह सकते हैं, और आउट ऑफ माइंड हो जाता है, एंड आउट ऑफ माइंड। ठीक है, जो चीजें उनके नजर से हटी वो उनके दिमाग से, मतलब उनको लगता है कि जो चीजें सामने हैं वही चीजें हैं, बाकी चीजें नहीं है। जैसे उनके कुछ रिलेटिव्स आते हैं छोटे बच्चों के, तो वो क्या होता है कि उनके अंदर जो है, जब तक वो उनके साथ रिलेटिव्स रहते हैं जिनके साथ में वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो उनको बहुत पसंद है, उनके साथ वो बहुत खेल रहे हैं। बट जब वो छोटे बच्चों के जो रिलेटिव्स चले जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा उसके लिए क्रैंकी नहीं होते हैं, उनको जो चीजें चली गई उनके बारे में वो ज्यादा दिमाग में नहीं लेते हैं, क्योंकि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला कॉन्सेप्ट है। बट धीरे धीरे करके जैसे 2 साल के बच्चे हो गए, तो 1.5 से 2 साल के बच्चे, तो आप देखेंगे कि उनमें क्या होता है कि वो चीजें एग्जिस्ट करने लगती है जो चीजें उनके सामने नहीं है। वही रिलेटिव अगर 2 साल के बच्चों के चले जाते जिनके साथ वो काफी अटैच होंगे, तो वो आप देखेंगे वो बहुत क्रैंकी हो जाएंगे, वो बहुत रोने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में वो रिलेटिव्स हैं, वो उनके सामने नहीं है बट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह किसी टॉयज के लिए देखेंगे बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते हैं। कई बार कई पेरेंट्स जो होती हैं वो कंप्लेन भी करती हैं कि हमारा बच्चा बहुत ज्यादा चिढ़ रहा है किसी चीज को लेने के लिए, अगर एक बार जिद पकड़ ले तो वो जो है जिद करता ही रहता है या करती ही रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस इस टाइम पे इस सिचुएशन में बच्चों में हो चुका है, वस्तु अस्थायित्व का कॉन्सेप्ट आ चुका है। अब जो चीजें एग्जिस्ट नहीं भी कर रही है वो उनके नजर में है, वस्तु अस्थायित्व। आउट ऑफ साइट बट एग्जिस्ट इन माइंड, नजर से तो हट चुकी है बट दिमाग में अभी भी है। ठीक है, ये चीजें। फिर गोल डायरेक्टर बिहेवियर, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। जैसे आप बच्चों को बोल दीजिए कि वो लेके जाओ सामने, वहां पे जाओ, तो जो उनको चाहिए वो वहां पे उस चीज के लिए जाते रहेंगे, चलते रहेंगे। जैसे 1 साल 1.5 साल के बच्चों को आप बोलो कि जाओ वो लेके उठा के आओ, इशारों में ही बताइए, या चीजें जिन चीजों की उनको समझ है तो वो चीजें लेके आपको
आ जाएंगे। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है वो बच्चों में होता है। तो कुल मिला के जो है हमारा इस सेंसोरी मोटर जो है हमारा गत्यात्मक अवस्था, इसमें सेंसेस और हमारे मोटर एक्टिविटीज बच्चों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसे कि हम पूर्व संक्रियात्मक बोलते हैं। पूर्व अवस्था, इसका टाइम पीरियड क्या है हमारा 2 to 7 years। ठीक है, अब इसमें क्या आप देखेंगे बच्चों में लैक्स ऑफ लॉजिक यानी तर्क का बहुत अभाव है। इसको हम कह सकते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि इनके अंदर जो है बच्चों में इस उम्र के बच्चे जो होंगे, ज्यादातर 2 से 3 साल के बच्चों को आप देखेंगे या 2 से 4 साल के बच्चे, तो इनमें ना तर्क का बहुत ही ज्यादा अभाव रहता है। ये उल्टी सीधी बातें करेंगे, काफी फनी बातें करेंगे, इन्हें ये क्योंकि पता नहीं होता कि वो क्या बातें कर रहे हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं आपकी हवा में बच्चे बातें करते हैं इस टाइम में, और काफी सुनने में अच्छा भी लगता है इस उम्र के बच्चों की बातें। जैसे नॉर्मली वो बातें कर रहे हैं, कुछ हम बातें कर रहे हैं, तो उसी चीज को वो ऐड कर देंगे, अपने लॉजिक्स के हिसाब से वो बातें करेंगे। ठीक है, ये चीजें जो है इस उम्र के प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका हो गया कि यहाँ पे जो है बच्चों में लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, प्रतिवर्तिता का अभाव है, वो रिवर्स नहीं जा सकते। लेट सपोज कि आपने बच्चों, ये एक जगह है, कोई एक जगह है ए नाम का, और यहाँ पे बच्चा है, तो आपने उसको बोला कि यहाँ से बेटा सीधा वो जगह जाओ, वहां पे जाओ, तो नहीं, यहाँ से वहां तो वो चले जाएंगे, बट अगर आप उनको बोलते हैं वापस यहाँ से वहां आओ, तो आप उनमें कठिनाइयां महसूस करने को देखेंगे, क्योंकि लैक ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि उन्हें रिवर्स मोड में जाना जो है समझ में नहीं आता है। जैसे कि इसका एक बहुत जो है कॉमन एग्जाम्पल है कि बच्चों को आप दिखा रहे हैं कि वाटर जो है, पानी, वो आइस यानी बर्फ बन जा रहा है, बट अगर उनको यही चीजें रिवर्स में सिखाएंगे तो वो ये नहीं समझ पाएंगे। उनको एक पक्ष का पता है, एक चीजों के बारे में वो जो है ध्यान दे पाते हैं, दूसरे के बारे में रिवर्स मोड में जाने में उनको बहुत कठिनाइयां महसूस होती हैं। ठीक है, अब है जीववाद, एनिमिज्म। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं पता है, सजीव और निर्जीव का ज्ञान नहीं है। एनिमिज्म, सजीव निर्जीव की समझ नहीं है। लिविंग नॉन लिविंग की समझ इनको नहीं होती है। इसलिए छोटे बच्चों को अगर चोट लग जाती है किसी चीज से, तो आप देखेंगे, आप उसको बोलेंगे कि मार दिया मैंने, मार दिया। ज्यादातर मैं अपनी बेटी के साथ ही बहुत करती हूँ, क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में अभी है। तो जब उसे चोट लग जाती है, जब वो रोने लग जाती है, तो किसी चीज से चोट लग गई है, तो मैं उसको बोलूंगी कि मार दिया मैंने इसको, इसकी पिटाई कर दी मैंने, तो शी इज लाइक टोटली हैप्पी कि हाँ, इस जिसने मुझे हर्ट किया है वो भी हर्ट हो चुका है। तो उन्हें इतना जो है सजीव निर्जीव, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं एनिमिज्म, जीववाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इस उम्र के बच्चों में आप नोटिस करते हैं ईगो सेंट्रिज्म, सेल्फ सेंटर्ड। यानी इनमें क्या है ना कि वो वैसे ही समझते हैं। एक बार मैं रेज कर लू, काफी मैशी हो चुका है। तो ईगो सेंट्रिज्म, इस टाइम के बच्चे जो होते हैं ना, इनको लगता है कि वो जैसा सोच रहे हैं वैसी ही पूरी दुनिया सोचती है। उनका परसेप्शन, उनका जो पक्ष है, वही पक्ष पूरी दुनिया की नजर में है। उनकी तरह सोचती है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चों में ये चीजें देखी गई है। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं वो, ईगो सेंट्रिज्म जिसे कहेंगे, आत्म केंद्रित आप कह सकते हैं इस चीज में,
कि उनका नजरिया जो है, अगर वो रो रहे हैं तो उन्हें लगता है पूरी दुनिया रो ही रही है, अगर वो हंस रहे हैं तो उन्हें लगता है पूरी दुनिया हंस रही है। उन्हें दूसरों के हिसाब से, दूसरों के थॉट्स के हिसाब से नहीं चलना होता है। वो जैसा सोच रहे हैं वैसे ही उनको लगता है वही सही है और उसी हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंबॉलिक थॉट्स, यानी कि यहाँ पे सिंबल्स की पहचान बच्चों के अंदर आ जाती है, जैसे ए बी सी डी। आप देखेंगे इन चीजों को वो पहचान जाएंगे। अब सिंबल्स के थ्रू, जैसे ए फॉर एप्पल आप बता रहे हैं बच्चों को, बी फॉर बॉल, बॉल के इमेजेस दिखा रहे, सी फॉर कैट दिखा रहे। अब जब भी उन्होंने कैट देखा तो वो आपको साथ ही साथ बताएंगे ये सी फॉर कैट होता है। डॉग देखा तो उन्होंने वो बताएंगे आपको कि डी फॉर डॉग होता है। तो यानी सिंबल्स, सिंबॉलिक थॉट, प्रतीकात्मक विचार इनके अंदर आ जाता है। वो सिंबल्स के हिसाब से जो है बताने लग जाते हैं, चीजों को समझने लग जाते हैं। लैक ऑफ कंजर्वेशन है, अभी भी इनके अंदर में कंजर्वेशन का अभाव रहता है इनके अंदर, कि इनको ये नहीं पता है कि कितना अमाउंट का मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अमाउंट की पहचान उनको नहीं होती है। जैसे कि अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे ये देखते हैं कि अगर एक बच्चा है, यहाँ पे भी मैं अपनी बेटी का एग्जाम्पल दूंगी, अगर मैं उसे 10 रुपीज का नोट दूंगी और अगर मैं उसे 10 रुपीज के 10 रुपीज का मतलब 1 रुपीज का 10 कॉइन दूंगी, 1 रुपीज के 10 कॉइन्स देती हूँ, तो वो 10 कॉइन्स को लेना ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि उसे जो है उसके अंदर अभी पता नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी का पता नहीं है उसको, कि क्या अमाउंट, ये दोनों अमाउंट सेम है, ये उसे नहीं पता। जो चीजें देखने में ज्यादा लग रही है उसको वो चीजें जो है ज्यादा अट्रैक्ट करती है। उनके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, संरक्षण का अभाव उनके अंदर होता है। जैसे ग्लास में अगर है, ग्लास में मैंने उसको दूध दिया है, लेट सपोज कि मैंने उसको बड़े ग्लास में दूध दिया और वो इतना है, और अगर मैंने उसको छोटे ग्लास में फुल करके दूध दिया है तो उसे ये समझ आएगा, क्वांटिटी जबकि सेम है तो उसे ये समझ आएगा कि इस दूध में ज्यादा, इस ग्लास में ज्यादा है और ये मुझे लेनी चाहिए। तो ये होता है लैक ऑफ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। और प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में लैक ऑफ कंजर्वेशन देखने को मिलता है। मैं ज्यादातर आपको अपनी बेटी का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वो प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में है और ये चीजें समझने में, रिलेट करने में आपके लिए ज्यादा आसान होगा। नेक्स्ट है हमारा कि सेंट्रेशन। सेंट्रेशन में वही चीजें हैं कि एक ही पक्ष पे ध्यान देते हैं, जो कि आपको मैंने अभी अभी इस चीज में रिवर्सिबिलिटी के एग्जांपल्स में दिया था कि केंद्रीकरण, वो एक पक्ष पे ध्यान देते हैं, दूसरे पक्ष की उनको समझ नहीं आती है। फिर है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस इससे देखने को मिल जाएगा। जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको आप नोटिस करेंगे कि काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कंक्रीट ऑपरेशनल, यानी कि मूर्त यात्मक अवस्था। ठीक है, अब ये जो है आपको 7 to 11 ईयर्स के बच्चों में आपको देखने को मिलता है। अब कंक्रीट का मतलब ही है मूर्त चीजें, जो चीजें जो हैं हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम से क्लियर है, मूर्त चीजें, जिन चीजों को हम टच और फील कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे बच्चों में 7 से 11 उम्र के बच्चों में नोटिस किया जाता है कि जो चीजें उनके सामने हैं, जो मूर्त चीजें, जो ठोस चीजें उनके सामने में, जिसे वो देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वहां पे उनको लॉजिक्स उन चीजों के बारे में आने लग जाते हैं। लेट्स सपोज आप बच्चों को बॉडी ऑर्गन्स के बारे में बता रहे हैं, तो बॉडी ऑर्गन्स के बारे में जब आप बता रहे हैं साथ ही साथ उन्हें दिखा रहे हैं, तो जब वो देखेंगे तो उनको समझ आने लग जाता है उन चीजों को, और देख करके वो लॉजिक्स फिर लगाने लग जाते हैं। वो हो सकता है कि आप स्कूल में आप इन बच्चों को बताया बॉडी ऑर्गन्स के बारे में, उनका डेमो लेकर के, ढांचा लेकर के उनको बताया है अच्छे से, और वहां पे वो जब घर जाएंगे तो वो वहां पे अपने लॉजिक्स उन चीजों पे लगा करके अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि आज मैंने क्लास में ये सब सीखा था, इन ऑर्गन्स में ये चीजें मुझे देखने को मिली है और इन ऑर्गन्स के थ्रू ये होता है। तो यानी कि कंक्रीट चीजों में उनके अंदर लॉजिक आने लग जाता है। इस उम्र के बच्चों में देखा जाता है कि वो कलर, शेप और साइज के बिहाफ पे चीजों को क्लासिफाई
यानी कि वर्गीकृत करने, वर्गीकृत करने लग जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज कि उनके साइज, कोई भी चीज है, कोई ऑब्जेक्ट्स है उनके पास में, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने दे दिया है, तो वहां पे क्या होता है, कलर, शेप और साइज के हिसाब से बच्चे जो है उन चीजों को जो है अलग करना, क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना सीख लेते हैं। एबिलिटी टू कंजर्व, अब यहाँ पे आप उन बच्चों को 10 रुपीज का कॉइन्स दे दीजिए, 10 रुपीज का नोट्स दे दीजिए, चाहे 1 के 10 कॉइन्स दे दीजिए, उनको समझ है, वो बोलेंगे कुछ भी दे दो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है ये दोनों सेम ही आप दे रहे हो। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। कुछ एक एग्जाम्स का एग्जाम्पल भी मुझे याद आ रहा है कि उसमें दिया हुआ था कि लड़की है, उसकी बहन है, उसको जो है उन दोनों को सेम अमाउंट दिया गया था, और उसकी जो बड़ी बहन है, छोटी बहन जो है वो जिद कर रही है, बट बड़ी बहन जो है वो अपने पेरेंट्स के दिए हुए चीजों पे बिलीव कर रही है और हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर रही है। क्यों, किस स्टेज में है, तो वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में है, और उसके अंदर जो है कंजर्वेशन आ चुका है, उसे समझ है कि अमाउंट जो है वो सेम है, वो किसी भी जगह पे जाने से उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे ग्लास में, आप छोटे ग्लास में जो है कुछ जूसेस हैं, और इसी तरह बड़े ग्लास में जूसेस हैं, तो उन्हें उसे इस चीज की समझ आ चुकी है कि इसका जो अमाउंट है वो सेम है दोनों ग्लासेस में, बस ग्लास का फर्क है, बड़े ग्लास में वो कम दिख रहा है, छोटे ग्लास में वो ज्यादा दिख रहा है। एबिलिटी टू कंजर्वेशन इसको कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू सीरिएशन, उनको सीरियल में, सीरियल ऑर्डर में आप कर सकते हैं चीजों को, आरोही अवरोही क्रम में उनको चीजों को सजाना आ चुका है। वो मतलब बढ़ते क्रम में भी चीजों को सजा सकते हैं और घटते क्रम में भी चीजों को सजा सकते हैं। अब जो वहां पे आपने देखा था कि रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं था, बट इस टाइम पे जो है कंक्रीट ऑपरेशन में बच्चों को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो चुका है। अब आप उनको एक डेस्टिनेशन है ए, वहां तक जाने के लिए बोलिए, चाहे वहां से आप आने के लिए बोलिए, वो इजिली जा सकते हैं, वो आ सकते हैं। अब उन्हें ये भी पता है कि वाटर जो है वो ठंडा होगा, तो आप उसको एक टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे देंगे तो आइस बन जाएगा, और अगर आप उसको रिवर्स करेंगे, उसको गर्माहट देंगे, तो वो वाटर भी बन जाएगा। ठीक है, डिसेंट्रेशन वही हो गया आपका, ट्रांजिविटी वही हो गया कि अब वो अपना लॉजिक अप्लाई करने लगा है, लॉजिक लगाने लग गया है, बट लॉजिक अभी जो भी उनके अंदर आया है वो कंक्रीट चीजों में आया हुआ है, जो चीजें वो देख पा रहे हैं, जो चीजें वो टच कर पा रहे हैं, जो चीजें वो फील कर पा रहे हैं, उन चीजों में उनको लॉजिक्स दिखने लग गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन, ऑपरेशनल स्टेज, जिसको कि हम हिंदी में औपचारिक अवस्था कहते हैं। अब ये जो है टाइम पीरियड, ये 11 से 15 इयर्स के बच्चों में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें क्या है कि ये हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका सबसे हाईएस्ट लेवल, यानी कि उच्चतम स्तर माना गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्ड हो जाती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, यानी कि अमूर्त सोच जो है वो डेवलप्ड हो चुकी है। अमूर्त, अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त सोच क्या है, तो जो चीजें उनके सामने एग्जिस्ट नहीं करती है उनमें भी चीजों में लॉजिक अप्लाई करने लग जाते हैं। ठीक है, जो चीजें उनके सामने एग्जिस्ट नहीं करती है उनमें भी वो लॉजिक्स अप्लाई करते हैं, और इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यहाँ कंक्रीट ऑपरेशनल में आपने देखा था कि बच्चों में उन चीजों में लॉजिक्स लग रहे थे जो चीजें उनके सामने थी, जिन चीजों को वो टच, फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनमें लॉजिक्स था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों में डेवलप हो चुकी है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे छोटे में आप लोगों ने बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा होगा, कुछ इस तरह के एजेस के सम्स पढ़ते हैं
कि लेट सपोज कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे फ्रेंड के एजेस से इतना ज्यादा है। अब ये 5 साल बाद आपको डेटा दिया जाता है, 5 साल बाद तुम अपने और अपने फ्रेंड का एज निकालो। तो यहाँ पे जो है चीजें आपके सामने नहीं है, बट आप इनमें लॉजिक्स अप्लाई करके चीजों को सॉल्व कर पा रहे हैं। फिर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कह सकते हैं, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क, यानी नियम टू रूल टू एग्जाम्पल जो है बच्चे अपना लॉजिक्स लगाने लग जाते हैं। लेट सपोज कि मैथ्स का ही एक उनको रूल बताती हूँ कि a+b का होल स्क्वायर उनको अगर पता है, तो इस बिहाफ पे वो क्या करेंगे, यहाँ पे चीजों में तर्क लगा करके उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होगा वो उनको पता लग जाएगा। ठीक है, अगर इन्हें फॉर्मूला पता है, रूल पता है, तो वो वहां से वो चीजों को अपना लॉजिक्स लगा करके सही लॉजिक के हिसाब से वो चीजों को सॉल्व करने लग जाते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग वही हो गया कि रूल टू एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल वो चीजों को समझने लग जाते हैं। प्रिपोजिशनल थिंकिंग पूर्व सर्ग सोच हो गया, जिसमें यहाँ पे क्या है कि वो कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करके जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उनकी डेवलप्ड हो चुकी है और कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पा रहे हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को हम सम्स देते, कुछ ऐसे सम्स हैं, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है डी है, तो ए और डी के बीच में रिलेशन बताओ, तो बच्चे इजिली यहाँ पे जो है उनमें लॉजिक्स लगा करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब इतना आसान भी नहीं, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। तो ये सब है हमारा प्री ऑपरेशनल थिंकिंग हो गया, डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें रूल टू एग्जांपल बच्चे जो है कर पा रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त सोच उनके अंदर डेवलप्ड होती है, और सबसे बड़ी बात है कि संज्ञानात्मक विकास का सबसे उच्चतम स्तर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस को माना गया है। तो कुल मिला के ये हमारा टॉपिक था जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और इनके PYQs मैं जल्द से जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर आप लोगों से शेयर कर दूंगी। जीन पियाजे के बाद अब हम वाइगोत्स्की के बारे में जानेंगे। इसी तरीके से थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने की वजह से मैं 1 से 2 पार्ट में वीडियोस को करती हूँ, ताकि वीडियो आपके लिए ज्यादा लंबा ना हो जाए और ज्यादा बोरिंग ना होगा। PDF आपको इसके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस पार्ट 1 के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियोस अगर मेरे अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।